कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल मतलब एक भारी भरकम और अजेय रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही है। अब सोचिए कि कोई इंसान अचानक से उस रेलगाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाए और ये सोचे कि वो अपनी व्यक्तिगत ताकत से उस विशाल इंजन को रोक लेगा। बिल्कुल, और उसका नतीजा क्या होगा एकदम सब जानते ही हैं। एकदम सही, जाहिर सी बात है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे ही विशाल संगठनात्मक और वैचारिक ढांचे पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल उसी रेलगाड़ी की तरह काम करता है। आज हम मुख्य रूप से समण संघ, समण संस्कृति और समण पहचान की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है ना? और आज का हमारा मिशन एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब खोजना है। मतलब जब भी हम समाज में किसी बड़े संगठन या आंदोलन को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। बिल्कुल, और ये सवाल पूछना इंसानी फितरत भी है। आज हम जिन दस्तावेजों का और जो वैचारिक सामग्रियों का विश्लेषण कर रहे हैं, वे इस सवाल का जो जवाब देते हैं ना, वो संगठन को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही पलटकर रख देता है। मतलब एक पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जी, ये केवल एक संस्था या कमेटी की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि समण संस्कृति कैसे एक नई समण पहचान का निर्माण कर रही है। एक ऐसा ढांचा जो व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच के सदियों पुराने टकराव को एक बिल्कुल नए सांचे में ढालता है। तो चलिए उस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं कि संगठन के पीछे कौन है। अगर हम आम तौर पर देखें ना, तो हमारे यहाँ कोई भी संगठन हो, क्या है वो कोई धार्मिक ट्रस्ट हो, कोई सामाजिक एनजीओ हो, हाँ, या आर्थिक समूह हो, बिल्कुल, महिलाओं का संगठन हो या फिर मजदूरों की यूनियन हो, लोगों के मन में ये धारणा गहराई तक बैठी है कि उसके पीछे कोई न कोई बड़ी और अदृश्य ताकत जरूर होती है। एकदम सही कह रही हैं आप। ये तो कुछ कठपुतलियों के खेल जैसा लगता है, जहां मंच पर तो छोटे छोटे कार्यकर्ता काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली धागे पीछे बैठे किसी मंत्री, किसी बड़े नेता या किसी बहुत अमीर उद्योगपति के हाथों में है। ये कठपुतली वाली उपमा एकदम सटीक है, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना इसी तरह से काम करती आई है। लोगों की यही देखने की आदत है, और इसी आदत की वजह से श्रमण संघ के ढांचे को लेकर भी शुरुआत में कई तरह की अफवाहें उड़ी। हमारी अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी दी गई है। अच्छा, वो कौन सी केस स्टडी है? हाँ, तो एक बार श्रमण संघ का एक कार्यक्रम हुआ था जहां उस समय के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद थे, जो उस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। बिल्कुल वही, वो उस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। चूंकि वो एक सार्वजनिक और सरकारी जगह थी और एक मंत्री वहां मौजूद थे, तो स्वाभाविक रूप से पीछे उनकी पार्टी के कुछ बैनर या तस्वीरें भी लगी हुई थी। अरे, तो मुझे यकीन है कि ये दृश्य देखते ही लोगों के दिमाग में वो कठपुतली वाला गणित तुरंत फिट हो गया होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। जो लोग उस कार्यक्रम को बाहर से देख रहे थे, उन्होंने तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लिया कि श्रमण संघ के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। बात यही नहीं रुकी, कुछ लोगों ने तो ये थ्योरी भी बना दी कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का पैसा और दिमाग लगा हुआ है। मतलब कुछ भी थ्योरी बना दी। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के दिमाग में जो टॉप डाउन अप्रोच है ना, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलने वाला नेतृत्व का ढांचा, वो इतना हावी है कि वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिना किसी मालिक के कोई चीज कैसे चल सकती है। उन्हें लगता है कि अगर कोई बड़ा काम हो रहा है तो कोई ना कोई छिपा हुआ मास्टरमाइंड पीछे से फंड दे रहा होगा या उसे नियंत्रित कर रहा होगा। बिल्कुल। यहीं पर इस पूरी विचारधारा का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट सामने आता है। मैं जब इन दस्तावेजों को गहराई से पढ़ रही थी तो पता चला कि समण संघ का नियम बाकी दुनिया के संगठनात्मक नियमों से बिल्कुल उल्टा है। एकदम उल्टा है। ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। आमतौर पर नेता सबसे आगे होता है और संगठन उसके पीछे चलता है, लेकिन यहाँ संगठन के पीछे कोई नेता या छिपा हुआ व्यक्ति नहीं होता, बल्कि संघ सबसे आगे होता है। जी। अब ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये कैसे काम करता है? लीडर हमेशा संगठन का चेहरा होता है। अगर चेहरा पीछे चला जाएगा तो संगठन को आगे कौन ले जाएगा? यही समण पहचान की सबसे अनोखी विशेषता है। यहाँ संघ यानी सामूहिकता ही सर्वोच्च है। इसका तंत्र ऐसे काम करता है कि विचार और सामूहिक निर्णय हमेशा मोर्चे पर होते हैं। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो संघ के आगे खड़ा होकर उसका नेतृत्व करेगा, तो ये समण संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है। नियम ये है कि संघ रूपी विचार आगे चलेगा, और अगर संघ आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे चलने वाला कितना भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेगा। वो भी साथ में आगे खिंच जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर संघ रुक गया तो किसी अकेले व्यक्ति के पास कितनी भी ताकत, पैसा या बुद्धि क्यों ना हो,
वो उस व्यवस्था में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी ऊर्जा है, तो वो किसी सामूहिक ढांचे के पीछे क्यों रहे? क्या ये अपनी क्षमता को दबाना नहीं है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है ना? हमारी सामग्री में इसका सीधा संबंध सुरक्षा से जोड़ा गया है, और यहीं पर ज्ञान के उतावलेपन और आज के सोशल मीडिया युग का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू सामने आता है। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। इसमें ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को अचानक ये नया ज्ञान मिलता है कि उसे सदियों से लूटा गया है, उसे पाखंडों और आडंबरों के जाल में फंसाया गया है, तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है, उतावला हो जाता है। हाँ, उसे लगता है कि वो रातों रात दुनिया बदल देगा, और इसी उतावलेपन में वो सोशल मीडिया पर अकेला ही मोर्चा खोल देता है। और व्यावहारिक रूप से यही वो बिंदु है जहां वो सबसे बड़ी रणनीतिक गलती कर बैठता है। हमारी सामग्री में सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनकी कार्यप्रणाली की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को बेबाकी से रखा गया है। वो जो एल्गोरिदम वाला हिस्सा है। हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट एक खुला और निष्पक्ष मंच है जहां हर आवाज को बराबर जगह मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये अरबों डॉलर के व्यापार हैं जो पूरी तरह से एल्गोरिदम और पैसे पर चलते हैं। अध्ययन में साफ किया गया है कि अगर कोई पैसे देता है तो ये मंच उसकी पोस्ट को बूस्ट कर देंगे, उसे रातों रात 10,000 फॉलोअर्स दिखा देंगे। बाप रे। और अगर पैसे नहीं दिए जाते तो जानबूझकर असली और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स की पहुंच भी घटाकर 200 या 300 कर दी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने पढ़ा कि पैसे से झूठी टिप्पणियां या फेक कमेंट्स भी खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि लाखों लोग उस अकेले व्यक्ति के खिलाफ है। जी, ये पूरी तरह से एक व्यवसाय है जहां सच्चाई से ज्यादा पैसे और नैरेटिव का खेल चलता है। अब ऐसे तंत्र के बीच जब वो अकेला व्यक्ति जोश में आकर बिना किसी बैकअप के कुछ बोलता है, तो जिन्हें उसकी बातों से राजनीतिक या सामाजिक नुकसान होता है, वे पूरी तैयारी के साथ बैठे होते हैं। घात लगाए बैठे होते हैं। एकदम। वे उस अकेले व्यक्ति पर ट्रोल आर्मी के जरिए टूट पड़ते हैं। ये सिर्फ वैचारिक विरोध नहीं होता, बल्कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। नतीजा ये होता है कि वो अकेला इंसान गालियां सुनकर, धमकियां सहकर पूरी तरह टूट जाता है और अंततः गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो संघ के पीछे खड़ा होता है तो वो एक तरह के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ढाल के पीछे होता है। बिल्कुल। लेकिन इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, क्या इस तरह एक दीवार के पीछे खड़े होने से व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा कि वो डर कर छिप रहा है? क्योंकि अक्सर समाज में बहादुरी का मतलब अकेले सीना तान कर खड़ा होना माना जाता है। तो क्या संघ के पीछे छिपना रणनीतिक है या सिर्फ डरपोक होना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सामग्री इसका बहुत ही तार्किक जवाब देती है। इसे छिपना कहना गलत होगा। ये पूरी तरह से एक रणनीतिक सुरक्षा है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई अकेला व्यक्ति मैदान में होता है तो किसी के लिए भी उस पर निशाना साधना, उसकी नौकरी छीन लेना या उसे कानूनी पचड़ों में फंसाना बहुत आसान होता है। हाँ, अकेले को तो कोई भी टारगेट कर लेगा। लेकिन सामण संघ की दीवार इतनी मजबूत है कि वो केवल तीरों की बौछार नहीं, बल्कि बम और यहां तक कि परमाणु बम जैसे बड़े हमलों को भी सामूहिक रूप से झेलने की क्षमता रखती है। जब एक वैचारिक समूह एक साथ खड़ा होता है तो विरोधियों के लिए किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि गहरी और संवेदनशील जानकारी सिर्फ समझदार समूहों के बीच साझा करनी चाहिए। बिना किसी ठोस सुरक्षा तंत्र के उतावलेपन में दुश्मनी मोल लेना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। इसमें चीनी कार्यशैली का भी एक शानदार उदाहरण दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? यही कि अनावश्यक शोर मचाने के बजाय शांति से नीचे निगाह करके मुस्कुराते हुए अपना काम करना और अपनी शक्ति बढ़ाना ज्यादा प्रभावी होता है। ये तो बात हुई उनके लिए जो कोई वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होगा अगर कोई कहे कि उसे किसी दीवार की जरूरत ही नहीं है? मतलब समाज में एक गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं किसी भी गुट में नहीं हूं, ना मैंने कभी किसी का बुरा किया, ना किसी का पैसा मारा, ना मैं कोई नशा करता हूं, और मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूं, तो मुझे किस बात का खतरा? हाँ, ये बात तो बहुत लोग कहते हैं। ये बात सुनने में तो किसी संत के विचार जैसी लगती है, लेकिन क्या असल दुनिया ऐसे काम करती है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि युद्ध के मैदान में दो सेनाएं लड़ रही हैं और कोई व्यक्ति बीच में, वो जो नो मैन्स लैंड होता है, वहां जाकर खड़ा हो जाए और सोचे कि मुझे कोई गोली नहीं मारेगा,
क्योंकि मैं तो किसी भी सेना का हिस्सा नहीं हूँ। ये नो मैन्स लैंड वाली उपमा इस स्थिति को समझने के लिए एकदम सही है। गुट निरपेक्ष रहने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि जब वैचारिक और सामाजिक युद्ध चल रहा होता है तो दोनों ही पक्ष तटस्थ लोगों को शक की नजर से देखते हैं। जो सामग्री हम देख रहे हैं वो इस शुद्धता और ईमानदारी के भ्रम को बहुत बेरहमी से तोड़ती है। यथार्थ तो कुछ और ही है। सामाजिक यथार्थ बहुत कड़वा है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारतीय समाज की गहरी खाइयों में सिर्फ अच्छा इंसान होना काम नहीं आता। एक समर्ण व्यक्ति भले ही कोई पाप न करे, वह किसी की निंदा न करे, लेकिन फिर भी इस जातिवादी और वर्गवादी समाज में उसे सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि के कारण अपमानित किया जाता है। उसे नीच, ढोल, गवार, शूद्र, ताड़ना के अधिकारी ऐसे अपमानजनक शब्दों से नवाजा जाता है। हाँ, और ये सिर्फ गालियों या शब्दों तक सीमित नहीं है। मैंने जब उन दस्तावेजों का विश्लेषण किया तो उनमें आर्थिक और पेशेवर स्तर पर होने वाले गहरे भेदभावों का पूरा तंत्र समझाया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर कोई योग्य है तो उसे निष्पक्ष रूप से उसका हक मिल जाएगा। सामग्री बताती है कि योग्यता और डिग्रियां होने के बावजूद ऐसे लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती, उनके प्रमोशन बिना कारण रोक दिए जाते हैं। ये तो बहुत आम बात हो गई आजकल। जी, अगर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और खेतों में मजदूरी करने जाता है तो थोड़ी सी असहमति पर मालिक उसे भगा देता है। शहरों की बात करें तो फैक्ट्रियों में घंटों खून पसीना एक करने के बाद पूरी तरह से शोषण होने पर भी उसे दिन के सिर्फ 80 रुपए जैसी मामूली रकम दी जाती है। सिर्फ 80 रुपए? हाँ, तो इन सारे जमीनी उदाहरणों के जरिए ये निष्कर्ष निकलता है कि इस विषम सामाजिक व्यवस्था में बिना किसी मजबूत संघ या गुट के रहना आत्महत्या के समान है। मतलब कोई तीसरी चॉइस है ही नहीं। या तो अपनी सुरक्षा के लिए समन संघ के पीछे आना होगा या फिर मजबूर होके घुटने टेक कर अपने विरोधियों या शोषकों के पीछे जाना पड़ेगा। सही बात है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो निष्पक्ष रहकर बच जाएगा, दरअसल सबसे पहले उसी को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं होता। ये एक ऐसा सच है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, और इसीलिए संघ की अनिवार्यता पर इतना जोर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा दार्शनिक और व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। अगर हर व्यक्ति को सिर्फ एक सामूहिक संघ के ही पीछे रहना है, तो क्या व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व, अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा या अपना कोई स्वार्थ नहीं बचता? हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि समाज सेवा का मतलब है पूरी तरह से निस्वार्थ होना। अपना फायदा देखना या अपने परिवार के बारे में सोचना तो सामाजिक कामों में पाप माना जाता है। तो क्या समण संस्कृति भी लोगों से इसी तरह के त्याग की उम्मीद करती है? यहीं पर आकर समण संस्कृति की सबसे बड़ी, व्यवहारिक और चौंकाने वाली पहचान सामने आती है। ये खोखले आदर्शवाद को पूरी तरह नकारती है। समण बहुत डंके की चोट पर यह स्थापित करती है कि अपने लिए काम करना कोई पाप नहीं है, बल्कि समण संघ में काम करने वाला हर व्यक्ति वास्तव में अपने लिए ही काम कर रहा है। ये कोई त्याग या बलिदान की भावुक कहानी नहीं है, ये शुद्ध रूप से अपनी सुरक्षा और प्रगति का मॉडल है। लेकिन पीछे से अपना फायदा देख रहे होते हैं जी। पर यहाँ तो सीधे सीधे सेल्फ इंटरेस्ट को ही मूल आधार बना दिया गया है। जी हाँ। मैंने देखा कि सामग्री में कुछ विशिष्ट नाम देकर इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, इसे और स्पष्ट करने के लिए स्रोत में कुछ प्रमुख लोगों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि अगर प्रकाश सिंह सर, केसी परमार जी या दिलीप मंडल जी जैसे स्थापित लोगों से कोई ये सवाल पूछें कि क्या आप व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या होगा? तो समण संस्कृति के अनुसार उनका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, मैं तो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर कर रहा हूं, बल्कि उन्हें बेझिझक और गर्व से कहना चाहिए, हाँ, मैं व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। वाओ! हर व्यक्ति को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। लेकिन एक मिनट, अगर हर कोई सिर्फ अपने लिए काम करेगा तो फिर एक सामूहिक संघ कैसे चलेगा? क्या इससे एक तरह का चरम स्वार्थ पैदा नहीं हो जाएगा जिससे पूरा संगठन ही टूट जाए? ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत ही खूबसूरती से काम करता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा सीधे तौर पर इस विशाल संघ की मजबूती से जुड़ी हुई है, तो उसका काम करने का जोश 4 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि उसकी खुद की जान दांव पर है। बिल्कुल, वो संघ रूपी गाड़ी को पूरी ताकत से आगे की तरफ धक्का मारता है, क्योंकि उसे गहराई से पता है कि जब तक ये गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, जब तक ये मजबूत रहेगी, तभी तक वो और उसका परिवार सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ और सामूहिक भलाई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है,
बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ये तो बहुत ही पारदर्शी और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। हाँ। मतलब बिना किसी झूठे आदर्शवाद का लबादा ओढ़े सीधे सीधे ये मानना कि सामूहिकता की भलाई में ही मेरी अपनी भलाई छिपी है। एकदम। लेकिन इंसान की फितरत हमेशा से महत्वाकांक्षी रही है। इतिहास गवाह है कि जब लोग थोड़ा मजबूत हो जाते हैं तो उनके अंदर का अहंकार जाग उठता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो संघ से भी बड़ा बन सकता है, वो खुद को उस गाड़ी के आगे रखने की कोशिश करे और कहे कि अब मैं इस संघ को चलाऊंगा, तब क्या होगा? इस बिंदु पर सामग्री बहुत ही सख्त और स्पष्ट चेतावनी देती है। सम्मर संस्कृति में संघ से आगे निकलने की कोशिश करना या उसे हाईजैक करने की कोशिश करना एक महापाप माना गया है, जिसे संघघात का नाम दिया गया है। संघात शब्द ही बहुत भारी है। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए उस खौफनाक रूपक का इस्तेमाल किया गया है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। संघ को एक विशाल मशीन माना गया है, जैसे कोई बहुत भारी ट्रक, तेज रफ्तार रेलगाड़ी या महासागर में चलता हुआ कोई बहुत बड़ा जहाज। और अगर कोई इंसान अहंकार में आकर उस ट्रक या रेलगाड़ी के आगे आकर उसे रोकने या उससे आगे निकलने की कोशिश करे, तो वो विशाल संघ बिना रुके उसे कुचल देगा। दस्तावेजों के शब्द बहुत ही निर्मम और स्पष्ट हैं कि ऐसे व्यक्ति की हड्डियों का चूरमा बन जाएगा और इतिहास में ये पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी था या नहीं। बाप रे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो या व्यक्तियों का कोई छोटा सा समूह, छलांग लगाकर संघ से आगे नहीं जा सकता। ऐसा करना वैचारिक और सामाजिक आत्महत्या होगी। संगठन की ताकत उसके पीछे रहने में है, उसके सामने बाधा बनने में नहीं। ये अनुशासन का एक चरम स्तर है। ये सुनने में थोड़ा तानाशाही जैसा भी लग सकता है कि संगठन व्यक्ति को कुचल देगा, लेकिन क्या ये किसी एक व्यक्ति को ताकतवर बनाने के लिए है? बिल्कुल नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा रक्षा तंत्र है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक परंपरा है। हमारी अध्ययन सामग्री में तथागत बुद्ध का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अच्छा, उनका क्या उदाहरण है? जब दुनिया भर में लोग बुद्धम शरणम गच्छामि या बुद्धम नमामि कहते हैं, तो वे किसी एक हाड़मास के व्यक्ति को नमन नहीं कर रहे होते हैं। वे उस ज्ञान को, उस सामूहिक बुद्धत्व और विचार को नमन कर रहे होते हैं। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी खुद को संघ से ऊपर या संघ का मालिक नहीं माना। उन्होंने कभी कोई ऐसी गद्दी या सिंहासन नहीं बनाया जिस पर उनके बाद कोई उत्तराधिकारी बैठे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। जब उनके महापरिनिर्वाण का समय आया और उनसे पूछा गया कि आपके बाद इस विशाल संघ का मार्गदर्शन कौन करेगा, तो उन्होंने किसी इंसान का नाम नहीं लिया। उन्होंने यही कहा कि धम्म यानी विचार और संघ यानी सामूहिकता ही मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध जैसे महान मार्गदर्शक ने खुद भी हमेशा संघ के पीछे रहकर ही काम किया। ये वाकई एक बहुत ही गहरी बात है। नेतृत्व का एक ऐसा अनूठा मॉडल जहां सबसे महान माने जाने वाले मार्गदर्शक भी अपनी व्यक्तिगत पहचान को एक सामूहिकता के पीछे विसर्जित कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि समण संस्कृति में संघ ही सर्वोच्च है। व्यक्ति इसके पीछे रहकर ही उस हिंसक और भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से सुरक्षित रह सकता है। सही कहा आपने। वह किसी झूठे आदर्श या त्याग के बजाय अपनी और अपने परिवार की वास्तविक सुरक्षा के लिए संघ को ताकत देता है, और इसके बदले में संघ उस पर आने वाले हर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक वार को अपनी मजबूत दीवार पर झेल लेता है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। ये एक ऐसा ढांचा है जहां व्यक्ति और संगठन के बीच कोई मालिक और नौकर का टकराव नहीं है, बल्कि एक गहरी परस्पर निर्भरता है। संघ व्यक्ति की अभेद्य ढाल है और व्यक्ति संघ को गति देने वाली ऊर्जा है। और ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी एक चेहरे या मसीहा को महिमा मंडित किए चुपचाप और मजबूती से काम करती है। और यही बात हमें आज के अंत की ओर ले जाती है। आज हमने जो कुछ भी गहराई से समझा है, उसके आधार पर सुनने वालों के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में अंधाधुंध लगा हुआ है। हाँ, हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है। बिल्कुल, हर किसी को अपने सोशल मीडिया पर खुद को कहानी का मेन कैरेक्टर, इकलौता हीरो या मसीहा साबित करना है। लेकिन आज की इस चर्चा को देखते हुए क्या सच्ची ताकत और समाज में असली बदलाव इस बात में नहीं छिपा है कि हम अपनी उस व्यक्तिगत और अहंकारी पहचान को किसी व्यक्ति विशेष के बजाय एक बहुत ही मजबूत सामूहिक विचार के पीछे विसर्जित कर दें? बहुत गहरा सवाल है।
क्या ये संभव है कि भविष्य के सबसे शक्तिशाली और अजेय आंदोलन वो नहीं होंगे जिन्हें कोई एक करिश्माई नेता चला रहा होगा, बल्कि वो होंगे जिनका कोई एक चेहरा नहीं होगा, जो सिर्फ एक अभेद्य संघ के रूप में खड़े होंगे? इस बात पर सुनने वालों को जरूर विचार करना चाहिए। इसी गहरे सवाल के साथ हमारे आज के इस विस्तृत और विचारशील विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।